नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। मैं हूं प्रियंका। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचे। इसलिए जो है आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंदलाल और भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में नंदलाल बोस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। नंदलाल बोस जो थे वो एक महान भारतीय चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इनके भारतीय संविधान में रोल को जानने से पहले हमें भारतीय संविधान के बारे में कुछ बातें जान लेनी होंगी। तो हम छोटे मोटे तौर पे जो है भारतीय संविधान के बारे में कुछ दो चार बातें हम लोग जान लेंगे। उसके बाद जो है हम रुख करेंगे पेंटिंग्स की तरफ, ठीक है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है माना जाता है। हमारे इस संविधान में जो है हम कुछ पेंटिंग्स देख पाते हैं। ये पेंटिंग्स जो है हमें सबसे बड़ा जो है आकर्षक का नमूना जो है हमारे संविधान में देखने को मिलता है। और हम ये अगर हम पेंटिंग्स को ठीक तरीके से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो पेंटिंग्स है, जो बनाया गया है संविधान में, वो 5000 साल पुराने इतिहास को जो है दिखाती है। इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए करीब 5 साल लगे थे। भारतीय संविधान की कुछ इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं आज हम वो देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान का गठन जो है वो 26 जनवरी 1950 को ही हो गया था। इसमें जो है 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे इसको बनाने में। बहुत सारी संविधान सभाएं हुई, इसके बाद भी सभाएं हुई और कुल मिलाकर 2 साल 11 महीने जो है इसको टोटल संविधान को बनाने में लगा था। इस संविधान में कुल 284 सदस्यों ने जो है अपने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें जो थी 15 महिलाएं शामिल थी। महिलाओं का यहाँ पर योगदान बहुत खास था। इन महिलाओं को जो है फाउंडिंग मदर ऑफ द रिपब्लिक, इंडियन रिपब्लिक कहा जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारा जो पांडुलिपि है उसमें 251 पन्ने देखने को मिलते हैं। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है उसमें जो है 22 इंच और लंबी और 16 इंच जो है चौड़ी है। इसका कुल वजन जो है लगभग 13 किलो का है। और जब ये संविधान जो है तैयार हुआ था तब इसमें जो थी 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और एक प्रस्तावना जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में अभी जो है वो 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 94 संशोधन देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है सभाएं हुई, उसके बाद जो है संविधान को दोबारा से संशोधित किया गया। फिर जो है ये 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 94 संशोधन यहाँ पे हमें पूरी तरह से देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल जो है वो 48 आर्टिकल्स हैं, 22 अध्याय देखने को मिलेंगी। और हमारा संविधान जो है वो अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस, अफ्रीका और जापान के संविधान से कुछ अंश जो है हमारे संविधान में ऐड किया गया है। कुछ अच्छी अच्छी बातें जो है हमारे संविधान में देखने को मिलती हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी और KM मुंशी ने जो है, इन नेताओं ने इस संविधान के दस्तावेज को आकार दिया। और ये संविधान दोस्तों जो है हैंड रिटन संविधान था, एकदम हाथ से लिखा हुआ था और हाथ से ही चित्र बनाया गया है। अभी जो संविधान हम प्रिंटेड देख रहे हैं वो ओरिजिनल का जो है प्रिंट कॉपी है, लेकिन ओरिजिनल संविधान जो है वो हाथ से ही लिखा गया है, कैलीग्राफ किया गया है, हैंड कैलीग्राफी उसमें देखने को मिलता है। और हाथ से ही जितने भी हम लोग पेंटिंग्स या मोटिव्स जो आगे चलकर वीडियो में हम लोग देखेंगे वो हाथ से ही चित्रित किए गए हैं। उसमें किसी भी तरह का कोई प्रिंट वगैरह का यूज़ नहीं है। ये संविधान जो है हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में जो है लिखा गया था और ये संविधान हस्तलिखित था और कैलीग्राफ था। संविधान को जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि संविधान को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा था संविधान की पर, लेकिन लिखने वाले कोई और थे। संविधान को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसकी रचना जरूर की थी। संविधान को बनाने में BR अम्बेडकर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और संविधान को बनाने में उसके जो सदन का जो अध्यक्ष था, सदन के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में हम डॉक्टर BR अम्बेडकर को देखते हैं। उनकी देख रेख में संविधान बनाया गया। लेकिन इस संविधान में जो हैंड राइटिंग है ना दोस्तों, वो किसी और की है। वो कौन है? वो महान है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये हस्तलिखित जो है बनाई गई हैं। और इनको जब ये संविधान लिखे थे तो इनको जो है 303 नीब होल्डर कलम और 254 बोतल स्याही की ज़रूरत पड़ी थी। ये संविधान इन्होंने जो है प्रेम बिहारी जी ने अपने अंग्रेजी प्रीति में लिखी है। प्रेम बिहारी का जन्म जो है सन 1901 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1966 में हो जाती है। ये भारत के एक सुलेखक,
कलाकार थे, एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे ये, और इन्होंने जो ही अपने हाथों से संविधान को लिखा है। संविधान की मूल रूपरेखा जो है बी आर अम्बेडकर द्वारा दी गई है कि क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, ये बी आर अम्बेडकर ने कहा है, उनकी देख रेख में लिखा गया है। लेकिन लिखने वाले जो है वो प्रेम बिहारी नारायण, जिन्होंने अंग्रेजी में इसका कैलीग्राफी इसको किया है। संविधान का जो पेपर है ना दोस्तों, वो पेपर जो है पुणे से मंगवाया गया था, और ये जो पेपर हम देख रहे हैं जिसमें प्रेम बिहारी जी लिख रहे हैं, इस पेपर यह जो पेपर है ये हैंडमेड पेपर है, ठीक है। कागज जो है हाथ से बने हुए कागज हैं, इनको लिखने में 6 महीने का समय लगा था, और ये जो शैली है ये इटैलिक शैली में जो है लिखी गई है। आगे जाके मैं आपको और डिटेल में जो है इस कैलीग्राफी को भी दिखाऊंगी। और ये जो अपनी सुलेख कला जो ये सीखे थे, ये अपने दादा राम प्रसाद जी से सीखे थे। राम प्रसाद जी जो है अंग्रेजी और फारसी के जाने माने एक विद्वान थे उस समय के। जब इन्होंने जो है संविधान को लिखा, और ये जब ये हैंड ओवर करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है इनसे एक मैंने क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तुम जब संविधान लिखे हो तो तुमको जो है पैसा या फिर कुछ हम तुमको मैंने गिफ्ट दे, या फिर कुछ तुम अगर इसके लिए पैसा चाहते हो तो बताओ ऐसा। लेकिन इन्होंने जो है एक ही बात कही थी दोस्तों कि यहाँ मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे ये मेरी रिक्वेस्ट को अगर आप मान्य करें तो उन्होंने कहा था कि संविधान के पेज पर अपना नाम और उनके अंतिम पृष्ठ पर अपने बाबा का नाम लिखूं। ये उनकी बहुत ही एकदम अंदर से आई हुई इच्छा थी, और उन्होंने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी ये इच्छा बताई थी कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे हर संविधान के पेज में मेरा नाम हो और अंतिम पेज में मेरे बाबा का नाम हो। तो ये जो उनका रिक्वेस्ट था, ये जो उन्होंने अपनी प्रस्तावना जो रखी थी इस तरह का, तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था। और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका नाम जो है प्रेम करके लिखा हुआ है, और ये लगभग जो है हर एक पेज के संविधान के हर एक पेज में जो है देखने को मिलता है। यहाँ पर एक और सिग्नेचर में देखने को मिलता है हिंदी में, जो कि है निवेदिता का। ये निवेदिता जो है एक भारतीय चित्रकार हैं, और इन्होंने जो है यहाँ पे हमें और भी आर्टिस्ट का जो है सिग्नेचर देखने को मिलेगा, जिसमें नंदलाल बोस हैं, उनके शिष्य हैं जो भी उनके साथ जो है काम किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैलीग्राफी देखिए, इटैलिक कैलीग्राफी जो है आपको यहाँ देखने को मिलता है लिखते समय, लेकिन उनसे एक भी गलती नहीं होती। ऐसा भी नहीं कि लिख रहे हैं और कटम कुटम या फिर कुछ गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गया वैसा, या फिर कैलीग्राफी ठीक तरीके से नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो इतने अच्छे कैलीग्राफर थे और इतने अच्छे कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे, पारखी थे, कि उन्होंने एक ही बार में जो है हैंड राइटिंग को अच्छे से लिख दिया था। फिर हम देख पाते हैं हिंदी अंग्रेजी में तो अनुवाद प्रेम बिहारी जी ने किया, लेकिन हिंदी में इसको कौन लिखा, तो हिंदी में इसको लिखा बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा। हिंदी प्रीति जो हम देख पाते हैं संविधान की, वो बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा लिखी गई है। ये एक भारत के वरिष्ठ साहित्यकार थे, और इनका जो जन्म होता है वो 27 जुलाई 1927 को होता है, और इनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई है 6 फरवरी 2020 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और ये 52 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हुआ था। ठीक है, अब हम अपने रुख करते हैं। ये तो थी संविधान की छोटी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपको यहाँ पर दिया, लेकिन अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है नंदलाल और भारतीय संविधान। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में हम बहुत सारे पेंटिंग्स और कैलीग्राफी आर्ट तो है ही, और पेंटिंग्स को भी जो देखने को मिलता है, मोटिव्स देखने को मिलते हैं। ये मोटिव्स और पेंटिंग्स जो है पन्नों में शांति निकेतन के प्रतिभाशाली कलाकार नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा और उनकी 22 सदस्य टीम ने जो है इसको सजाया था। इन 22 सदस्य टीमों में दोस्तों कुछ 5 महिलाएं भी थीं, जिनमें गौरी भांजा, जमुना सेन, अमला सरकार, निवेदिता बोस और बानी पटेल हैं। जहाँ पे हम लोग पहले अभी देखें कि निवेदिता का एक सिग्नेचर है, वो निवेदिता बोस का सिग्नेचर हमें वहाँ देखने को मिलता है। इस संविधान को बनाने में और पेंटिंग्स को जो है चित्रित करने में कलाकारों ने कहीं ना कहीं से तो इन्फ्लुएंस लिया होगा। तो भारतीय कलाकारों ने जो है विभिन्न स्रोतों से जो है प्रेरणा ली थी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रागैतिहासिक मोहनजोदड़ो से लेकर सिंधु घाटी में वर्तमान तक फैली हुई है, और जिसमें कि अजंता बाग गुफा के अलंकृत डिजाइन देखने को मिलते हैं, प्राच्य चोल कला, साथ ही दक्षिणी लघु चित्र देखने को मिलती है। मुगल शैली का भी कहीं कहीं प्रभाव देखा गया है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के भारत की पोस्टर कला जो थी, वो भी जो है इसका भी प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे जाके हमें जो
संविधान में जितनी पेंटिंग्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उन पेंटिंग्स को आप देख के ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे अजंता का प्रभाव है, यहाँ पे मुगल का प्रभाव है, यहाँ पे जो है इस तरह का माने मोटिव्स जो है वहाँ से लिया गया है। इस तरह से आप समझ जाएंगे चीज़ों को देखकर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के पहले में ही कि हमारा जो भारतीय संविधान का इतिहास, भारतीय संविधान जो है वो 5000 साल पुराने कला को, 5000 साल पुराने इतिहास को जो है दिखाता है। तो आप वही चीज़ यहाँ पर देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 22 अध्याय जो है संविधान में देखने को मिलते हैं, और प्रत्येक अध्याय में आप अगर देखें तो यहाँ पे प्रत्येक में 1 या 2 पेंटिंग्स जो है आपको शुरुआती दौर में देखने को मिलेंगी, 1 नहीं तो 2, ठीक है। और ये पेंटिंग्स जो है एक पर्सपेक्टिव बनाती है, भारतीय संविधान को एक नई रूपरेखा जो है देती है। और इन पेंटिंग्स का जो है क्रोनोलॉजी अगर हम देखते हैं, अगर आप, मैं जब आपको दिखाऊंगी तो आप क्रोनोलॉजी ठीक समझ जाइएगा कि भारत की पहली सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होकर और स्वतंत्रता संग्राम तक का जो सफ़र रहा, उन सारे सफ़रों, उन सब चीज़ों को जो है पेंटिंग्स के माध्यम से दिखाया गया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट में कि यहाँ पर अब हमको क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है कवर पेज है, जो कि ब्लैक और ब्लू में बनाया गया है। और इसमें जो है हम देख पा रहे हैं कुछ मोटिव्स है और राष्ट्रीय प्रतीक और फूल को जो है दिखाया गया है, जो कि गोल्डन कलर से बनाया गया है, ठीक है। और बीच में हम देख पा रहे हैं कि वी आकार की एक आकृति बनी हुई है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय प्रतीक जो है सिंह स्तंभ जो है वहाँ पर चित्र किया गया है। कमल की छवि जो है देखने को मिलती है, लेकिन ये कमल की छवि जो है कोई राजनीतिक प्रतीक के रूप में नहीं दिखाया गया है, ठीक है। ये दिखाया गया है खिलते हुए कमल को कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक आम आवर्ती प्रतीक जो है रूप से इन खिलते हुए कमलों को यहाँ पर दिखाया गया है, न कि किसी राजनीतिक प्रतीक के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। खिलते हुए कमल को एक अतीत से उभर रहे देश के प्रतिनिधित्व के रूप में जो है यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में अगर आप खोलेंगे तो नेक्स्ट पेज में हमें देखने को मिलता है बड़ा सा चित्र देखने को मिलता है, जहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है। ये राष्ट्रीय प्रतीक जो है संविधान का जिस शुरुआत जो है ये राष्ट्रीय प्रतीक से शुरू होती है, कवर पेज के बाद वाला पेज, ठीक है। उसमें जो है मौर्य सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित जो है प्रसिद्ध सिंह स्तंभ को दिखाया गया है, चित्रित किया गया है। और यह हमारे लिए एक गौरव का प्रतीक रूप जो है माना जाता है, इसलिए जो है इसे यहाँ पर चित्रित किया गया है। इस चिन्ह में देख पाते हैं क्या है कि 4 शेर हैं और एक धर्म चक्र बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो 4 शेर हैं बौद्ध धर्म के 4 महान सत्यों का प्रतीक रूप है, जिसमें आ जाता है जीवन दुख है, दुख का कारण इच्छा और लालच है, दुख का समाधान वैराग्य है, और अंत में शांति के लिए 8 गुना मार्ग का जो है यहाँ पे प्रावधान दिया गया है और उसके अभ्यास करने के लिए जो है कहा गया है। इसलिए जो है ये 4 शेर बुद्ध धर्म के 4 महान सत्यों को दिखाते हैं। अशोक चक्र या धर्म चक्र जो है वो प्रगति, निरंतर और गति तथा सद्भाव का प्रतीक रूप है। और इन चक्रों में हम देखते हैं कि 24 तिल्लियां बनाई गई हैं। इन 24 तिल्लियों को जो है 24 दिन के 24 घंटों का प्रतिनिधित्व यह करती हैं। और नीचे हम देख सकते हैं कि सत्यमेव जयते जो है लिखा गया है हिंदी में, इसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। यहाँ पर अब अशोक चक्र के ठीक साइड में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कुछ जानवरों को जो है नीचे की तरफ दिखाया गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे जो है कुछ जानवरों को जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जानवरों को जो है दिखाया गया है। ये अशोक चक्र है। हाँ, ये जानवर कौन कौन से हैं? शेर है, हाथी है, घोड़ा है और बैल है, ठीक है। और राष्ट्रीय प्रतीक दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे 4 दिशाओं का जो है संरक्षक ये दे रहे हैं। ये 4 जो एनिमल जो दिखाए गए हैं, ये 4 एनिमल 4 दिशाओं के संरक्षक के रूप में हैं। और एक और आकर्षक पहलू इसका है कि इसके जो है चारों ओर हम देख सकते हैं, इसके जो है चारों ओर जो है घनी खूबसूरत सीमाएं बनाई गई हैं, जिसमें कि व्हाइट रंग से भी एक हाईलाइट बॉर्डर दिया गया है। ये हमारे लोक कला से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे अल्पोना या अरिपना का जो सिस्टम चल रहा है या फिर जो लोक कलाएँ हैं, उन लोक कलाओं से जो है ये प्रभावित हो सकता है। या फिर शांति निकेतन में जो लोक कलाएँ हम लोग देखते हैं कि मिट्टी की दीवारों के ऊपर जो है ऐसा बना रहता है, मिट्टी का घर ऐसा इस कलर का होता है और उसके ऊपर जो है सफ़ेद रंग का इस तरह का डिज़ाइन बना रहता है, उस तरह का इस यहाँ पे कुछ बनाने का कोशिश चित्रकार ने किया है।
नेक्स्ट पेज में जो आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है प्रियम्बल यहाँ पे उसका दिया हुआ है और यहाँ पे एक लोटस का पिक्चर है जो कि खिला हुआ है। लेकिन ये लोटस आप बार बार मैं कह रही हूँ कि ये लोटस किसी भी राजनीतिक दल का या राजनीतिक प्रतीक रूप में यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ जो है 4 एनिमल देखने को मिलते हैं हमें। पहले में आपको दिखता है कि यहाँ पर एक गाय है, सेकंड में आप देख पाएंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक हाथी है, फिर थर्ड में आप देख पाएंगे कि एक यहाँ पर घोड़ा बनाया गया है और यहाँ कोने में जो है एक बाघ को दिखाया गया है। ठीक है, ये 4 जो है एनिमल यहाँ पर दिखाए गए हैं। और बाकी का जो डिज़ाइन है, बाकी का जो ये बॉर्डर डिज़ाइन हम देख पा रहे हैं, इन बॉर्डर डिज़ाइन में आप देख पाइएगा कि यहाँ पर कुछ मोर हैं और कुछ फ्लावर मोटिव्स हैं, खिलता हुआ कमल है, इस तरह से जो है इसको बनाया गया है। और ये जो है घरों में आप देख सकते हैं, ये वाला मोटिव मैं बोल रही हूँ, ये वाला मोटिव जो है घरों की दीवारों में जो है इस तरह का मोटिव्स हमें देखने को मिलता है। विशेष करके शांति निकेतन में आप ऐसा देख पाएंगे कि मिट्टी के घरों के बाहर जो है ऐसा डिज़ाइन जो है बनाया गया है। उस तरह के डिज़ाइन से ये प्रभावित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है अध्याय शुरू हो जाता है। ये 3 पेज हमारा पार हुआ, उसके बाद जो है हमारा अध्याय शुरू हो जाता है भाग 1। भाग 1 में जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मोहनजोदड़ो का सील की सजावट यहाँ पर की गई है। ठीक है, इस सील को मैंने बड़ा रूप से दिखाया है और यह सील जो है एक कुबड़ वाला बैल है जो कि हड़प्पा सभ्यता से लिया गया है। और ये जो बैल है ये सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रतीक रूप है। यह बैल जो है सभ्यता की परिभाषा की शुरुआती चिन्ह को चिन्हित करता है। और हम साथ ही देखते हैं कि यह बैल जो है झुंड के नेता का भी प्रतीक रूप माना जा सकता है कि झुंड का नेता जो है एक बलवान और एकदम बलशाली होगा। इस तरह से जो है इसको सिंबलाइज किया गया है, इस वजह से यहाँ पर जो है बैल को दिखाया गया है। और साथ जैसे कि मैंने आपको कहा, आप वो चीज़ बार बार दिमाग में रखिएगा कि हमारे संविधान में चित्रों में जो है हम 5000 साल पुराना इतिहास देख पाते हैं, सिंधु घाटी से लेकर हमारे पूरा स्वतंत्रता संग्राम तक। तो आप वहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पहले ही हड़प्पा सभ्यता को दिखा दिया गया। ठीक है, इसके बाद अब जैसे ही नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे हम, वैसे ही आप देखिएगा कि कहाँ हड़प्पा सभ्यता से धीरे धीरे करते करते काव्य, महाकाव्य और ग्रंथ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आते आते हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो है आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे देख पाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हम देख पाएंगे कि यहाँ पर भारतीय संविधान का भाग 2 में हम देखते हैं कि वैदिक आश्रम गुरुकुल का दृश्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ ही बॉर्डर जो है वो हर पेज में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा बॉर्डर जिसमें जो है कुछ मोटिव्स हैं देखने को मिलते हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पे पतला बॉर्डर भी है, चौड़ा बॉर्डर भी है, ऐसा है। तो इसको मुगल काल में अब बोलते थे ना, वो हसिया, मुगल पेंटिंग आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे उसको हसिया बोला जाता है, जिसको जो कि बहुत ही डेकोरेटिव होता था। तो ये लाइक उस वहाँ से इन्फ्लुएंस हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैदिक आश्रम को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि बैकग्राउंड में जो है बहुत सारे पेड़ पौधे बनाए गए हैं जो कि सिर्फ लाइन ड्राइंग में है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कलर का यूज़ नहीं हुआ है। और साथ ही ये आश्रम का जो गुरुकुल का जो सिस्टम था वैदिक काल, देखिए अब सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक सभ्यता आ गया। ठीक है, वैदिक काल में जो गुरुकुल का जो सिस्टम था, उस गुरुकुल के सिस्टम को यहाँ पर जो है दिखाया गया है। फिर हम देख पाएंगे कि यहाँ पे 4 तपस्वी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फिगर्स भी दिखाए गए हैं। ये एक तपस्वी है, यहाँ पर एक तपस्वी है, यहाँ पर एक तपस्वी है, यहाँ पर एक तपस्वी है। ठीक है, तो ये जो 4 तपस्वी जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो क्या कर रहे हैं कि यज्ञ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए यज्ञ कुंड है सामने में, है ना, इसके पास भी है यज्ञ कुंड। ये बहुत ही छोटे 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 एकदम मोटिव्स, एकदम हर एक मोटिव्स को लेकर, फ्लावर मोटिव्स बोलिए, पैटर्न बोलिए, या फिर डॉट मैंने बिंदु आर्ट बोलिए, सब कुछ का जो है यहाँ पे मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। तो उस सब चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। यह यज्ञ का प्रदर्शन जो है प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है कि आरंभ का प्रतीक है, किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है। ठीक है, यह जो है इस विचार को समाहित करता है कि एक राष्ट्र के फलने फूलने के लिए नागरिकों को प्राकृतिक व्यवस्था में कोई व्यवधान पैदा किए बिना एक सचेत जीवन जीने की आवश्यकता होती है। इस चीज़ को यह गुरुकुल जो है दिखाता है। जब आप नेक्स्ट पेज खोलेंगे, भाग 3 आपको मिलता है। भाग 3 जो है हमारा वो है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकारों की चर्चा जो है भाग 3 में की गई है। यहाँ मौलिक अधिकारों की चर्चा में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रामायण का दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बॉर्डर है, पतला बॉर्डर है, फिर एक चौड़ा बॉर्डर है, फिर एक ब्राउन कलर का बॉर्डर है, उसके बाद जो है बीच में यहाँ पर रामायण का दृश्य दिखाया गया है। ये भी जो है लाइन ड्राइंग है, इसमें ज़्यादातर कलर का यूज़ बहुत ही कम हुआ है,
कुछ कुछ पेंटिंग्स में हम कलर का यूज़ आगे चलकर देखेंगे। यहाँ रामायण का दृश्य है जिसमें जो है माता सीता को दिखाया गया है, लक्ष्मण जी को दिखाया गया है और राम जी को दिखाया गया है। यहाँ पर क्या देखते हैं, ये जो है एक विमान की तरह दिख रहा है, यानी ये जो है पुष्पक विमान है। पुष्पक विमान में बैठे हुए श्री राम जी जो है उनको जब 14 वर्ष का वनवास होता है तो वन में अपना सारा 14 वर्ष जो बिताते हैं, उस दौरान जो है माता सीता का हरण हो जाता है, ये जो कहानी है। और हरण होने के बाद जो है राम जी अपने पत्नी को वापस लाने के लिए 7 समुंदर पार जाते हैं और वहाँ लंका में जाकर रावण पर विजय प्राप्त करते हैं और फिर तब तक जो है इनका वनवास कंप्लीट हो जाता है और ये जो है अपने घर वापस लौट रहे हैं। ऐसा दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। इसको दिखाने का अर्थ यहाँ पर चित्रकार ने यह समझाने की कोशिश की है इस चित्र के माध्यम से कि यह अधर्म पर धर्म की विजय को दर्शाता है, जो भ्रष्ट पर अच्छाई की जीत का प्रतिनिधित्व करता है। यह अपने सिद्धांतों के अनुरूप अपने सौंपे गए कर्तव्यों को पूरी लगन से निभाने के महत्व को भी रेखांकित करता है, जो कि हमारा यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको जो है हम अपने वो जो हमारे कर्तव्य हैं, एक तरह से हमें क्या क्या अधिकार जो अधिकार मिले हैं वो हमारे लिए कर्तव्य है। उन कर्तव्यों को पूरी लगन से निष्ठा से हमें निभाना चाहिए और उसमें जो है हमें किसी भी तरह का अधर्म या भ्रष्टाचार, भ्रष्ट रूप से हमें काम को नहीं करना चाहिए। इस चीज को जो है यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 4 में हम देखेंगे कि महाभारत का यहाँ पर एक दृश्य है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 जो बताता है कि राजनीति के निर्देशिक सिद्धांतों पर गहराई से चर्चा करता है। यहाँ पे ये जो स्टोरी हम देख पाएंगे कि ये स्टोरी यहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन को दिखाया गया है। ये जो सीन है ये है कुरुक्षेत्र का सीन है, जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था और अर्जुन जो है पहली बार जब आए युद्ध क्षेत्र में और उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो हमारे विपक्ष में जो है कौरव खड़े हैं। कौरव में मेरा ही खुद का ही परिवार है, मेरे पितामह है, मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, हाँ मेरे बंधु हैं, तो वो विपक्ष में खड़े हैं। तो उनके ऊपर मैं किस तरह से वार करूं, कैसे मैं मारूं उनको, किस तरह से मैं उनका प्रतिकार करूं। उन अर्जुन के अंदर जो है ये असमंजस, ये डर जो है एक था कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ में मेरा जो गांडीव है वो उठ नहीं पाएगा इनके सामने, मैं किस तरह से इनको तीर से मारूंगा। इस तरह का जो है अर्जुन के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, है ना। तो उन क्वेश्चंस को हल करने के लिए जो है श्री कृष्ण ने उन्हें वहां पर गीता का ज्ञान दिया था। यहाँ पे गीता का धर्मोपदेश दिया गया था। उन्होंने उन्हें कहा था कि कर्तव्यों का पालन करो और अराजकता को उसके पीछे छोड़ दो। यहाँ पे वही बताया गया है कि कृष्ण ने वैराग्य, स्वीकृति, अनियतता और धार्मिकता के सिद्धांतों की बात की थी और श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम जो है अराजकता को पीछे छोड़ो और तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो कर्म है उस चीज को करो, बाकी तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो। इस तरह से श्री कृष्ण जो है उनको कहते हैं। यहाँ पर चित्रकार जो है इस चित्र के माध्यम से बताना चाहता है कि व्यापक भलाई के लिए राज्य को संयम द्वारा निर्देशित कुछ कार्य करने होंगे जिनको उनको करना ही होगा। माने अगर कोई मित्र राज्य है उसको अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो राज्य को कुछ निर्णय जो है भाई लेना पड़ेगा कि मेरे लिए यही सही है। तो वो भले ही मेरा मित्र राज्य क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गलत है तो उसको निर्णय लेना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर जो है इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। भाग 5 में हम देख पाएंगे कि बुद्ध के जीवन का यहाँ पर दृश्य देखने को मिलता है। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर है, बॉर्डर में यहाँ पर कुछ कलर्स जो है अब दिए गए हैं, लेकिन पेंटिंग्स में कोई कलर नहीं है, ब्लैक से पेंटिंग को जो है बनाया गया है। फिगर ड्राइंग देखने को मिलता है। महात्मा बुद्ध यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ जो है वे अनुयायी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि बोधि वृक्ष या फिर पेड़ को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ एनिमल भी है, मोर है, बकरी है, इस तरह का एनिमल जो है यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो भाग 4 जो है वो हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के आचरण को संबोधित करता है। यहाँ पर बुद्ध का चित्र बनाने का आशय यह है कि प्रबुद्ध अवस्था में उनके शिष्यों से जो है घिरे हुए हैं, उपदेश दे रहे हैं और बुद्ध का चित्र बनाने का प्रतीक है कि बुद्ध जो है जागृति का प्रतीक है। उन्होंने जो है चेतना की उच्च अवस्था में संक्रमण का प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ जो हम देख पाएंगे कि केंद्र सरकार अपने कार्य, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे उनके प्रमुख घटक शामिल हैं, वो बुद्ध की बुद्धि और चेतना द्वारा प्रतिपादित प्रबुद्ध आदर्शों को अपनाने की आकांक्षा करनी चाहिए। यही चीज जो है इस चित्र के माध्यम से चित्रकार ने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाग 6 में कि महावीर के जीवन का यहाँ पे दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ
देख पाएंगे अभी तक जो हम लोग देखा कि पेंटिंग जो है एकदम कलर नहीं है, लाइन ड्राइंग है, यहाँ पर पेंटिंग जो है कलर किया गया है। आप इस मोटिव्स को देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि दक्कन का शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, कहीं कहीं मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, राजस्थानी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दक्कन शैली का प्रभाव है। ये जो पेड़ है ये राजस्थानी शैली में इस तरह से पेड़ जो है बनाए जाते थे। ठीक है, कलर जो है बहुत सॉफ्ट है। यहाँ पे मोटिव्स देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है महावीर स्वामी जो है बैठे हुए हैं। ये जो पार्ट है ये राज्यों के कार्यों और शक्तियों के बारे में जो है बताता है। यहाँ पर 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर जो है अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, जो कि अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। महावीर स्वामी का ये चित्र जो है राज्य को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है कि अगर तुम राज्य के पास जो शक्ति मिली है राज्य को, उसका जो वो पालन कर रहा है कि गलत पालन ना करे, सही तरीके से पालन करे, ये चीज को ये चित्र जो है समझा रहा है। नेक्स्ट भाग में हम देख पाएंगे कि सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार को दर्शाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे फिगर ड्राइंग्स देखने को मिलते हैं। फिर से जो है एक चौड़ा बॉर्डर देखा जाता है कलरफुल। और देखिए यहाँ पर आप पेंटिंग में आप देखिएगा तो ये फिगर ड्राइंग मैंने सिर्फ लाइन ड्राइंग है, और यहाँ पे जो है कलर है, ताकि देखने में किसी को प्रॉब्लम ना हो, है ना, कि ये भी कलर है और ये भी कलर है, देखें किसको, आंख किसकी तरफ नजर जाए। तो उस चीज को भी यहाँ पर चित्रकार ने एकदम बारीकी से देखा है ना। एक महान चित्रकार ऐसा ही होता है। सक्रिय रूप से बौद्ध भिक्षुकों को यहाँ पे जो है आधुनिक श्रीलंका, मैसेडोनिया, मिस्र, तिब्बत सहित विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया था। और सम्राट अशोक का प्रभाव जो है हमारे भारतीय गणराज्य में गहराई से देखने को मिलता है, जिसका प्रतीक जो है हमारा सिंह स्तंभ और अशोक धर्म चक्र है, जिसको अशोक चक्र भी कहते हैं। इसमें जो है अजंता शैली का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। ये मोटिव्स जो है अजंता शैली से लिए गए हैं। फिगर का, हैंड का, हाथ का मोशन देखिए, वो भी आपको अजंता शैली के जो बौद्ध बैठे हुए हैं और इस तरह से कमल को पकड़े हुए हैं, वो पेंटिंग आप याद कीजिए तो आपको वहाँ का जो है देखने को मिलेगा इसका प्रभाव। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रत्न जड़ित गंधर्व को दिखाया गया है। ये पेंटिंग देखिए, यहाँ पे आप देखिए पेंटिंग और बॉर्डर में क्या अंतर है। बॉर्डर जो है यहाँ पे कलर है लेकिन लाइन ज़्यादा है, और लाइन जो है मोटी है, और यहाँ पे पेंटिंग जो है फुल कलर देखने को मिलता है पेंटिंग में। ठीक है, तो ऑब्वियसली पेंटिंग की तरफ नजर जा रहा है ना। तो संविधान का जो 8वां भाग वो कहता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय शासित प्रदेशों के शासन का प्रावधान बताया गया है। यहाँ पे गंधर्व जो है हिंदू पौराणिक का एक पात्र है धर्म में, और देवताओं और मनुष्यों के बीच जो संवेदवाहक के रूप में गंधर्व को यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि राजा विक्रमादित्य के दरबार का सीन यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर जो है कलरफुल है और पेंटिंग जो है लाइन ड्राइंग में बनाया गया है। मैंने एकदम अच्छा खासा मैंने एक कॉम्पोजिशन आप बहुत अच्छा, यहाँ पर पेंटिंग का कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा जो है अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, और उसके चारों ओर जो है गायक है, नर्तक है, यहाँ पर पशु जो है देखने को मिलते हैं, यानी उस सभी को लेकर जो है बैठा है, सबको एक साथ लेकर बैठा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो यही कह रहा है कि शासन विविध विश्वासों के प्रति सहिष्णुता और कला तथा साहित्य के प्रति अपने जुनून के लिए प्रसिद्ध विक्रमादित्य को अच्छे शासन का प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, कि अच्छा शासन किस तरह से किया जा सकता है, सभी को लेके एक साथ चलना। भाग 10 में धर्म चक्र यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा। एक छोटा सा गोल आकृति, अंडाकार आकृति में जो है यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि पहले भाग में, ये जो पहला भाग, यहाँ पे 2 भाग है, यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले भाग में देखते हैं कि धर्म चक्र दिखाया गया है, जिसके बगल में 2 हिरण है, और नीचे में हम देख सकते हैं नालंदा का संस्कृत में कुछ जो है मार्मिक नारा जो है यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट भाग में हम उसी भाग के दूसरे चित्र में देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा था शुरू में ही कि हर एक अध्याय में किसी में 1 पेंटिंग, किसी में 2 पेंटिंग दिखता है। ठीक है, तो भाग 10 में हम लोग 2 पेंटिंग देख पाएंगे, एक तो वो, और दूसरा ये कि नालंदा विश्वविद्यालय का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। आर्यभट्ट की जो गणितीय प्रतिभा से लेकर कालिदास के साहित्य रचनाओं तक गुप्त काल को अक्सर भारत के पुनर्जागरण काल के रूप में जो है माना जाता है। हाँ, और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजगृह वर्तमान राजगीर जो शहर है, वहाँ पर जो है प्राचीन शिक्षा केंद्र महायान बौद्ध धर्म के कुछ प्रतिष्ठित विद्वानों का घर जो है नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता था, जिसको जो है खिलजी ने नष्ट कर दिया था। लेकिन अभी 2024 में यह फिर से पुनः खड़ा हुआ है, और पुनः जो है इसका निर्माण किया गया है हमारे केंद्र सरकार द्वारा। और यही हमारे विश्व की, हमारे देश की, हमारे भारत की धरोहर है, जहाँ पे इतना प्रकांड विद्वान और इतनी अच्छी शिक्षा, इतने बड़े बड़े पुस्तक और एकदम ज्ञानी महाराज लोग जो है वहाँ पे थे, और वहाँ पे हर तरह की पढ़ाई होती थी।
और वहाँ पे जो है हर तरह के लोग आते थे, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, हर कोई शिक्षा ले सकता है। वहाँ पे शिक्षा का पैटर्न ही अलग था। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगी, नालंदा विश्वविद्यालय के में जो है एडमिशन लेने के लिए उस समय भी बहुत प्रयास करना पड़ता था। ठीक है, वहाँ के दरबान भी यहाँ तक कि ज्ञानी थे, इतना मैंने ज्ञान था उस विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट भाग में हम लोग देखते हैं कि ओडिसियस मूर्तिकला को यहाँ पर दिखाया गया है, जहाँ पर उड़ीसा के अद्भुत कलाकारों को सरलता को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर एक युद्ध घोड़ा दिखाया गया है जो एक ऐसे व्यक्ति को रौंद रहा है, रौंदता हुआ दिखाया गया है, और खंजर लेस जो कि खंजर लेस है, और एक व्यक्ति घोड़े के बगल में यहाँ पर जो है खड़ा है। ठीक है, यह चित्रण पहली बार जो है कोणार्क में सूर्य देवता को समर्पित 13वीं शताब्दी के मंदिर की स्थापत्य नकाशी में पाया गया था, जिसको नंदलाल बोस ने अपने हिसाब से बनाने का प्रयास किया है। भाग 11वें में हम लोग भाग 12वें में हम लोग देख पाते हैं कि नटराज की छवि यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि भगवान शिव का रौद्र रूप कहा जाता है और एक नाट्य रूप भी है। और यहाँ पे प्राचीन से ही प्रारंभिक मध्यकाल तक एक उल्लेखनीय परिवर्तित प्रकट होता है। हमारे संविधान में भव्य चोल कांस्य मूर्तियों में समावेशन को चिन्हित किया गया है। यह मूर्ति जो हम देखते हैं कि इस चित्रकला में जो है अज्ञानता और या अहंकार का नाश करने वाले शिव को दिखाया गया है, जिनके बाएं हाथ में जो है अग्नि लिए हुए है, और एक हाथ में वाद्य कुछ लिए हुए है, दूसरे हाथ में जो है इनके जो है गदहस्त या फिर दंड देखने को मिलता है, और मुद्रा देखने को मिलती है, और और एक हाथ में जो है सांप है लिपटा हुआ है, और अभय मुद्रा है। ठीक है, तो इस तरह से इनको दिखाया गया है। और नीचे में हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक ह्यूमन जो है देखने को मिलता है, एक मनुष्य है जो कि जिसका नाम है अपस्मार। ये एक राक्षस है, उसको जो है मैंने मार रहा है इस तरह का। ठीक है, ये अपने भक्तों को साहसी बनाने के लिए प्रेरित करता है यह स्कल्पचर, इसलिए जो है इसको बनाया गया है। 13वें भाग में हमें देखने को मिलता है महाबलीपुरम मूर्तिकला के दृश्य, जहाँ पर भागीरथी की तपस्या और गंगा अवतरण का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। यह दृश्य जो है बहुत ही बड़ा है, ये कहानी जो है बहुत ही बड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह गंगा जो है स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में आती है भागीरथी की तपस्या के द्वारा। यहाँ पे कालिया नाग से लेकर गण, अप्सराएं और अन्य जीव जंतु सभी जो है देखने को मिलते हैं पैनल में। और भागीरथी की तपस्या को दर्शाया गया, जिन्होंने गंगा नदी के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर नदी के महत्व को जो है प्रकाश डाला गया है। गंगा नदी केवल किंवदंतियों में ही नहीं, बल्कि इस हमारे जीवन का एक मुख्य स्रोत भी है। और सभी नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं, समुद्र हैं को प्रतिनिधित्व करती हुई यहाँ पे दिखाई गई हैं गंगा, और जो आर्थिक विकास के लिए विभिन्न व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों के उत्कर्ष में योगदान देती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर मुगल वास्तुकला को दिखाया गया है। अकबर का चित्र, अकबर का शासनकाल आ गया, सिंधु घाटी से लेके अभी देखिए अकबर आ गया। ठीक है, अकबर में हम लोग देखते हैं कि मुगल साम्राज्य हमारे यहाँ पे 225 साल तक अस्तित्व में रहा, और जाने के बाद जो है इन्होंने अपना एक अमिट छाप छोड़ी, बहुत सारी कलाएँ छोड़ी, जैसे कि अभी मुगल कला शैली देखने को मिलती है, जहाँ पे आर्किटेक्चर से लेकर पेंटिंग तक सब कुछ है। हाँ, और यहाँ पे युद्धों, गठबंधों, नई कलाओं और वास्तुकला के अन्य उद्भव और विभिन्न अन्य गतिविधियों को जो है दिखाया गया है इस चित्रकला के माध्यम से। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं 15वें भाग में कि शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह का चित्र यहाँ पर देखने को मिलता है, जिन्होंने माने स्वतंत्रता में जिन्होंने अपनी योद्धा, ये एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने साहस और का एक प्रमाण दिया है। शिवाजी को उनकी वीरता और अदम्य साहस के लिए जाना जाता है। वहीं गुरु गोविंद सिंह अंतिम सिख गुरु और वीर सिंह योद्धा जो थे, समुदाय के संस्थापक व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान को भी जो है भाग 16वें में दिखाया गया है, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपने भव्य रूप में सुसज्जित योद्धा पोशाक में है, और मैसूर के राजा टीपू सुल्तान को यहाँ पर दिखाया गया है। दोनों ही जो है शेर मैसूर या शेर मैसूर के बाग के रूप में जाने जाते हैं। 17वें भाग में हम लोग देख पाएंगे गांधी जी की दांडी यात्रा यहाँ पर देखने को मिलती है। गांधी जी का स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान है। बापू जी जिनको हम लोग कहते हैं, इन्होंने जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहुत संघर्ष किया, और सादे कपड़े यहाँ पर उनको दिखाया गया है। लाइन ड्राइंग देखने को मिलता है, डांडी लेके चल रहे हैं, और पैर पे कोई चप्पल नहीं, यहाँ तक कि उनका ऐसा मैंने फिगर बनाया गया है और ऐसा लाइन दिया गया है, उनकी नसें भी जो है यहाँ पर समझाई गई हैं। ठीक है, दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, और ये जो है नमक पर लगाए गए करों के खिलाफ जो है विरोध था। यहाँ पर आप नीचे देखें तो यहाँ पर आपको एक डेट दिखाई देगा, जो कि सत्याग्रह का डेट है, जिसका डेट है 12 अप्रैल 1930।
नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि शांति निर्माता बापूजी नोआखली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में उनका दौरा कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स जो है देखने को मिलती है। एक महिला जो है गांधी जी को टिक्का लगा रही है और बैकग्राउंड में हम लोग देख सकते हैं गांव का एक दृश्य जो है यहाँ पर दिखाया गया है। हर तरह के हर तबके के लोग जो है यहाँ पर देखे जा सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में दंगा फसाद जो हुआ था उस समय नोआखली में गांधी जी की यात्रा के दौरान जो महत्वपूर्ण क्षण को यहाँ पर चित्रित किया गया है। अशांति से जूझ रहे राज्यों के संबंध में सुरक्षा उपायों, प्रावधानों और आधिकारिक बयानों पर गहरी चर्चा यहाँ पर की गई है। भाग 19वें में हम लोग देख पाते हैं कि भारत के बाहर से मां भारती को स्वतंत्र कराने के प्रयास से करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य देशभक्त देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड में आप यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस को देख सकते हैं और यहाँ पर जो है कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है, साइड में। और बैकग्राउंड में आप यहाँ पे छोटे और भी ह्यूमन फिगर्स देख सकते हैं और यहाँ पे एक भारत का झंडा जो है दिखाया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि नेताजी जो एक क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी और वो जो है झंडे को सलामी देते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं और उनके चेहरे में, उनकी आंखों में जो है वो गौरव देखने को मिलता है। ये अपने झंडे के प्रति, अपनी माँ भारती के प्रति सम्मान जो है बनाए रखो। नेताजी ने भारतीय सेना के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें पहली केवल महिला रेजिमेंट भी शामिल थी। 20वें भाग में हम लोग देख पाते हैं कि महिला एक यहाँ पर हिमालय का दृश्य देखने को मिलता है। ये देखिए एक भी कलरफुल पेंटिंग, हमें अभी तक हमें 3 कलरफुल पेंटिंग देखने को मिला। हाँ, और बैकग्राउंड में यहाँ पर जो है चौड़ा बॉर्डर देखा जा सकता है। यह दृश्य भारत के विविध और समृद्ध भूगोल का प्रतीक है। हिमालय हमारे लिए न केवल समृद्धि, जैव विविधता का दावा करता है बल्कि हिमालय जो हमारे लिए गृह की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी मानी जाती है। 21वें भाग में हम देख पाते हैं रेगिस्तान का दृश्य है, ठीक है। यहाँ पर लाइन ड्राइंग दिखाया गया है। यहाँ पर एक ऊँट है, ऊँट के आसपास जो है ये जो आप इतने सारे ड्राइंग्स देख रहे हैं ये जो एक ह्यूमन फिगर है, ठीक है। और यहाँ पे लाइन से रेगिस्तान जो है दिखाया गया है। साइड में बॉर्डर है, बॉर्डर जो है बहुत ज़्यादा हेवी है जिस वजह से पेंटिंग जो है दिखाई दे, है ना। ये कॉम्पोजिशन का स्टाइल कितना अच्छा है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि राजस्थान का जो शुष्क गर्म रेगिस्तान का दृश्य दिखाया गया है जिसमें एक सजे धजे ऊँट को दिखाया गया है और जो कि रेगिस्तान का जहाज जिसे कहा जाता है। इसमें एक नेता होगा या फिर शायद वो जो है कोई राजा होगा जो ऊँट पर बैठा हुआ है। यहाँ पर एक झंडा है और उसके पीछे जो है उसके या तो सेना होगी या तो समुदाय को लेकर वो अपने सदस्यों को लेकर सबको लेकर एक साथ जो है चल रहा है। इस तरह से इसको यहाँ पर दिखाया गया है कि सबको एक साथ लेकर चलो, है ना। लास्ट जो 22वां अध्याय है उसमें हम देख पाते हैं सागर का एक दृश्य है, ठीक है। यहाँ पर सागर का एक दृश्य देखने को मिलता है जहाँ पर जहाज है और यहाँ पर सागर की जो लहरें दिखाई गई हैं। ये संविधान का अंतिम भाग है और भारतीय सागर का एक दृश्य यहाँ पर चित्र देखने को मिलता है जो कि आरंभ और निरसर का उल्लेख करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही हम देख पा रहे हैं कि जल मार्ग जो है परिवहन का एक प्रमुख साधन रहा है। किसी भी सभ्यता को, किसी भी शहर को बसने के लिए सबसे पहला तो जल मार्ग और का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सभ्यता को जब आप देखें, जब आप पढ़ेंगे इतिहास को कि कोई भी सभ्यता कहीं भी अगर बसी होगी तो पहले तो जल के सामने ही बसी होगी, जहाँ पे जल मार्ग आसानी से मिल जाए। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के सामने बसी, मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के सामने बसी, है ना। तो इस तरह से नदी का जो है एक बहुत बड़ा योगदान रहा किसी भी सभ्यता को बसाने में। तो यहाँ पर जो है भारत की तटरेखा बहुत बड़ी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिसमें 3 अलग अलग जल निकाय देखे गए हैं। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तक जो है पहुंचा हुआ है। यह छवि जल निकायों की अशांत प्रकृति को दर्शाती है जिसे पार करने के लिए निश्चित मात्रा में कौशल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप जो लहरों को देख रहे हैं, ये लहरें तो अशांत हैं। इन अशांत लहरों से जो नाविक पार हो जाए वही एक महान नाविक के रूप में देखा जाता है। यही दिखाने का कोशिश किया गया है कि आपको जो है जितनी भी कठिनाइयाँ, जितने भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए, अगर आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं तो आप वो नाविक कहलाएंगे। इस तरह का जो है यहाँ पर पेंटिंग को दिखाया गया है। तो आप पेंटिंग्स में देख सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि उस चीज़ को याद रखिए, 5000 साल पुराना जो इतिहास हमें हमारे पेंटिंग्स में देखने को मिलता है, हमारे संविधान में, उसी चीज़ को हम देख पा रहे हैं। सिंधु घाटी से सभ्यता से शुरू हुआ और आकर यहाँ पर हमारे बने मुगल शैली और फिर आ गया हमारा गांधी जी और स्वतंत्रता संग्राम और फिर अभी जो है हमारे देश का गौरव और हिमालय आया, फिर आया हमारा रेगिस्तान। फिर को देखिए क्रोनोलॉजिकली किस तरह से चित्रकार ने बहुत ही बखूबी से, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। ये रहा हमारा
संविधान का अंतिम पृष्ठ यानी पिछला बैक कवर जो है देखने को मिलता है, जो कि वही ब्लू ब्लैक में बनाया गया है। इसलिए जो है देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। गोल्डन कलर से यहाँ पे नक्काशी की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही फ्लावर मोटिव्स और कमल के फूल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक चेन सिस्टम में एक जो है डेकोरेशन देखने को मिलता है। और ये जो प्रीति है ओरिजिनल कॉपी जो है इसका, जो हैंड रिटन है और हैंड पेंटेड है, ये कॉपी जो है संसद भवन के पुस्तकालय में रखी गई है। और जिसको देखने के लिए 3 कमरों वाले एक सुरक्षा घेरे बनाए गए हैं, उससे होकर गुजरना पड़ता है और फिर जो है आप यहाँ पर ओरिजिनल कॉपी को देख पाएंगे। इसे जो एक हीलियम के डिब्बे में जो है रखा गया है, जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी गई है, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये प्रीति जो है ख़राब नहीं हुई है, अभी भी ख़राब नहीं हुई है, अभी भी वो वैसे ही सुरक्षित है और वैसे ही अच्छी है देखने में। ठीक है, उसके बाद जो है उसमें से बहुत सारे प्रिंट निकले। अगर आपको कभी मौका मिले ऐसा, तो आप जाके इसको ज़रूर देखिएगा, है ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कहीं कहीं कुछ हो सके तो त्रुटि रह गई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।